नमस्कार दोस्तों। इतिहास केवल घटनाओं और तिथियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारी जड़ों, संस्कृतियों और मूल्यों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल इतिहास को समझना है, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर भविष्य की दिशा तय करना है। आइए हम साथ मिलकर इतिहास के इन पन्नों को पलटें और सीखें कि कैसे इतिहास हमें बेहतर इंसान और नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि 34 शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी, यहाँ से हमें मौर्यों की प्रशासनिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। इस वजह से कौटिल्य यानी कि चाणक्य को इंडियन मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक है मुद्रा राक्षस। यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से नंदों का अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया और खुद का एक नए साम्राज्य की स्थापना किया था मौर्य वंश का। बाणभट्ट के हर्षचरित से हमें जो है मौर्यों के पतन के विषय में जानकारी मिलती है। यहाँ पे ये बताया गया है कि मौर्यों की सेनापति जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उसके द्वारा 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार से जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है और फिर इसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। कलहन के राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। यहाँ से ये पता चलता है कि किस प्रकार से मौर्यों ने कश्मीर के ऊपर शासन किया और अशोक के कार्यकाल में श्रीनगर का निर्माण भी किया गया था। पुराणों से हमें जो है मौर्यों के क्रम के बारे में जानकारी मिलती है, इनके वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। जातक कथाओं से हमें जो है मौर्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है और हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिनका नाम था परिशिष्ट पर्वन, यहाँ से हमें यह प्राप्त होता है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा श्रवण बेलगोला में अपना जीवन का त्याग किया था। आगे यदि बात करें तो हमारे पास कुछ विदेशी स्रोत भी हैं, जैसे कि मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज का इंडिका से हमें जो है मौर्य प्रशासन का विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अस्ट्रूबा का जियोग्राफी ये ग्रीक भाषा में लिखी गई है। यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी जिसका नाम था हेलेना, उनके साथ विवाह किए थे। जस्टिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम था एन एपिटोम, ये ग्रीक भाषा में लिखी गई है। यहाँ से हमें प्राप्त होती है कि सैंड्रोकोटस ने उत्तर पश्चिम भारत पर विजय प्राप्त किया और सिकंदर के द्वारा नियुक्त जो ग्रीक गवर्नर थे उनको पराजित करके वहां से हटा दिया था। सैंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य का ही कहा गया है। ठीक है। एरियन के विवरण से भी हमें कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। यहाँ पे ये पता चलता है कि जब नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद और मौर्यों के बीच युद्ध हो रहा था, उस समय नंदों के पास 2 लाख पैदल सेना, 60,000 घुड़सवार सेना और 6,000 हाथी सेना थी। ठीक है। जबकि प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिया से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय मौर्यों के पास 6 लाख जो थी वो पैदल सेना थी, 30,000 घुड़सवार सेना थी और 9,000 जो थी वो युद्ध व हाथी के लिए थी और 8,000 जो थी वो रथ सेना थी। कुछ चीनी स्रोत हैं जैसे कि फायान और हेनसांग, यहाँ से भी हमें जो है मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और सिलोन यानी कि श्रीलंका का बौद्धिक इतिहास हमारे पास है जो कि पाली भाषा में लिखी गई है। यहाँ से हमें जो है जानकारी प्राप्त होती है अशोक के विषय में, उनके धर्म नीतियों के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 322 ईसा पूर्व में धननंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। ग्रीक स्रोतों से इन्हें जो है अलग अलग नाम दिया गया, जैसे कि सैंड्रोकोटस किसी ने कहा है तो किसी ने इसे एंड्रोकोटस नाम दिया है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शायद पहले स्वयं को पंजाब में स्थापित किया और फिर मगध वाला जो क्षेत्र था वहां पे नियंत्रण करने के बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है। इसकी जानकारी जो है हमें पुराणों, मिलिंद पन्हाओं, मुद्रा राक्षस, महावंश, परिशिष्ट पर्वन जैसे कई ग्रंथों से जानकारी मिलती है। और यहाँ पे ये पता चलता है हमें कि किस प्रकार से उन्होंने नंदों के साथ युद्ध करके वहां से विजय प्राप्त किया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का निर्माण का कार्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से शुरू होती है। ठीक है। इसके बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में बौद्ध ग्रंथों में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। तमिल कवियों के संगम साहित्यों में बिंदुसार के संदर्भ में थोड़ा बहुत जानकारी हमें प्राप्त मिलती है। ठीक है। और ग्रीक विवरणों में उनके राजनयिक संबंधों और राजदूतों के आदान प्रदान का उल्लेख मिलता है। अस्ट्रूबी के अनुसार एंटियोकस प्रथम के द्वारा डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था और प्लिनी के अनुसार टॉलमी द्वितीय फिलिडेल्फस के द्वारा डायोनिसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जबकि एंथेनियस के अनुसार एंटियोकस और बिंदुसार के बीच एक मित्रतापूर्ण संबंध थे। बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय को भी संरक्षण दिए। ग्रीक लेखकों के द्वारा बिंदुसार को
अमित्रिकेटस कहा गया है, या फिर कई सारे पुस्तकों में अमित्रघात भी दिया गया है। अमित्रघात का मतलब होता है दुश्मनों का विनाशक। अब हम बात करते हैं अशोक के विषय में। तो अपने पिता के शासनकाल के दौरान जो अशोक थे वो उज्जैनी का राज्यपाल हुआ करते थे। महावन जो कि श्रीलंका का एक बौद्ध इतिहास है, इसके अनुसार अशोक ने अपने सभी भाइयों को मार करके सत्ता को अपने हाथों में लिया था, और इसके शासनकाल में ही कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है। और यहाँ पे हुई मृत्यु, यानी कि यहाँ पे जितने भी नरसंहार हुए थे, इनको देख करके इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, और वो जो है युद्ध को छोड़ करके धर्म घोष की नीतियाँ अपना लेते हैं। आगे हम बात करें मौर्य शासन के बारे में। तो मौर्य ने प्रशासन की एक सुव्यवस्थित और कुशल केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना किया था। अपने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सप्तांग सिद्धांत को भी अपनाया था। ये सप्तांग सिद्धांत में आते थे, पहला स्वामी, स्वामी यानी कि भगवान अर्थात राजा। दूसरा अमात्य, अमात्य यानी कि मंत्री। तीसरा आपका जनपद, जनपद यानी कि क्षेत्र और जनता यानी कि लोग। दुर्ग, जिसे गढ़ी वाली राजधानी कहा गया है। कोष यानी कि खजाना। दंड यानी कि न्याय या बल। और मित्र यानी कि सहयोगी। ये 7 सिद्धांतों के ऊपर इनकी प्रशासनिक व्यवस्था आधारित थी। ठीक है। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, और अशोक के शिलालेखों में विभिन्न वर्ग के अधिकारियों का भी हमें उल्लेख मिलती है। जैसे कि मौर्य प्रशासन में देखे, सबसे प्रमुख हुआ करता था राजा। राजा के बाद आता था मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के बाद आते थे आपका अमात्य, महामात्य, अध्यक्ष। और कुशल जासूसी प्रणाली को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो है वो गुप्तचर व्यवस्था के भी निर्माण किया था। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला कल्याणकारी राज्य था। यह भारतीय इतिहास का सबसे केंद्रीकृत राज्य माना गया है। यह जो थी वो अच्छी तरह से विस्तारित और संगठित नौकरशाही वाला राज्य माना गया था। ठीक है। इस समय महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। जैसे कि समाहर्त जो हुआ करते थे वो कर संग्रह करते थे, और जो सनिधाता यानी सनिधात्री जो हुआ करते थे वो कोषाध्यक्ष अधिकारी हुआ करते थे। तीर्थ के बाद जो है वो अध्यक्ष का जो है पद आया करता था। ये महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी अधिकारी हुआ करते थे। इसके नीचे फिर महामात्य हुआ करते थे, और इसके नीचे आपका अमात्य हुआ करता था जो कि कार्यकारी अधिकारी हुआ करते थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है। अशोक के अभिलेखों में 4 प्रांतों यानी कि राज्यपालों के अधीन आते थे ऐसा माना गया है। और ये 4 प्रांत कौन कौन से थे? तो उत्तरापथ, इसका राजधानी था तक्षशिला। अवंती प्रांत जो कि इसका राजधानी था उज्जैनी। कलिंग प्रांत, इसका राजधानी था तोसली। और दक्षिणापथ, इसका राजधानी था स्वर्णगिरी। ठीक है। तीर्थ के विषय में बात करें तो महत्वपूर्ण तीर्थों में कौन कौन आते थे? तो मंत्री यानी कि मंत्री, पुरोहित यानी कि मुख्य पुजारी। ठीक है। सेनापति यानी कि सेना का अध्यक्ष, युवराज जिसे भावी राजा कहा गया आने वाला समय का। ठीक है। अगला है द्वारिक। द्वारिक जो हुआ करते थे वो महल का प्रभारी अधिकारी हुआ करते थे। समाहर्त्री जो थे वो कर संग्रह अधिकारी थे। सनिधात्री मुख्य कोषपाल यानी कि कोषाध्यक्ष। प्रशास्त्री जो थे वो कारागृह हुआ करते थे। अंतर्वसी जो थे वो सुरक्षा कर्मी थे। अंतर्वसी यानी कि सुरक्षा कर्मी जो कि साम्राज्य का देखभाल किया करते थे। ठीक है। आगे बात करते हैं नायब। तो ये नगर का सिपाही अधिकारी हुआ करता था। व्यवहारिक, ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और दंडपाल जो थे वो पुलिस प्रमुख हुआ करते थे। इस समय के अध्यक्ष और उनके विभागों के विषय में बात करें तो अघपाला अध्यक्ष, ये लेखा विभाग के अधिकारी हुआ करते थे। कुपिया अध्यक्ष, ये वन उत्पादन अधिकारी हुआ करते थे। लक्षणाध्यक्ष टकसाल अधिकारी। सीता अध्यक्ष राजकीय भूमि के जो विभाग थे उसके अधिकारी कहा करते थे। शुल्काध्यक्ष जो था वो आपका सीमा शुल्क और पथकर लेने वाला अधिकारी था। सूराध्यक्ष जो था मदिरा अधिकारी था। ठीक है। सूत्राध्यक्ष हथकरघा अधिकारी था। विविधता अध्यक्ष जो थे चारागाह भूमि का अधिकारी हुआ करता था। समस्था अध्यक्ष बाजार अधिकारी हुआ करता था। अब हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य को बेसिकली 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था, पूर्व, पश्चिम, मध्य और दक्षिण में। कई सारे स्रोतों में तक्षशिला के राज्यपाल को मौर्य राज्य का उत्तराधिकारी बताया गया है, और राज्यपाल को कुमार अमात्य भी कहा गया है। और इसकी सहायता के लिए जो है प्रादेशिक, राज्युक और युक्त जैसे कई सारे पद बनाए गए थे। प्रादेशिक जो थे वो बेसिकली मुख्य राजस्व अधिकारी हुआ करता था। राज्य जो था वो राजस्व बंदोबस्त अधिकारी था। और युक्त जो था वो छोटे स्तर के कर संग्राहक हुआ करते थे। एक नाम आता है स्थानिक। स्थानिक के विषय में अगर बात करें तो यह स्थानीय प्रशासन का सबसे प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ठीक है। कई सारे पुस्तकों में पाटलिपुत्र में 30 सदस्यों के एक नगर बोर्ड के द्वारा शासन की जाती थी, इसकी जानकारी मिलती है। और ये भी बताया गया कि वह 6 समितियों में विभाजित की गई थी। ठीक है। अब देखो प्रांत को भी जो है कई सारे जिलों में बांटा गया है, और जिला जो था वो कई सारे गांवों से मिलकर के बना हुआ था।
प्रांत में दो पद थे, एक कुमार का, दूसरा आर्यपुत्र का। कुमार यानी कि राज्यपाल, वैसा राज्यपाल जो कि राजा का पुत्र हो तो उसे हम कुमार कहते थे। और यदि राजा के रिश्तेदारों के द्वारा शासित की जाती थी कोई प्रांत को तो उसे आर्यपुत्र कहा गया है। इसके नीचे आता था जिला। जिला में पहला पद आता है आपका प्रादेशिक का। प्रादेशिक जो हुआ करता था वो जिला का सबसे प्रमुख अधिकारी, कानून व्यवस्था को मैनेजमेंट करने वाला अधिकारी और राजस्व संग्राहक भी हुआ करता था। इसके नीचे आता था आपका रज्जुक, एक ग्रामीण प्रशासन और न्याय को देखता था और छोटे स्तर के जो कितने भी इसके अंतर्गत आते थे राजस्व अधिकारी उनको ही संभाला करता था। ठीक है। इसके नीचे था आपका युक्त। युक्त जो था वो सचिवीय कर्मचारी हुआ करता था, छोटे स्तर के कर्मचारी। ठीक है। और ये छोटे स्तर के जो कर संग्राहक हुआ करते थे उससे ये कर लिया करता था और फिर या करके रज्जू के पास सारे कर को जमा किया करता था। इसके नीचे होते थे आपका स्थानिक। स्थानिक जो है वो छोटे निचले स्तर पे कर संग्राहक हुआ करते थे। और फिर होता था एक गोपा। गोपा लेखाकार को कहा गया है। और सबसे नीचे आपका पद होता था गांव का यानी कि ग्रामिका। अब हम बात करते हैं उद्योग धंधों के बारे में। तो इस समय जो आवश्यक चीज़ों वाले जो विभाग थे जैसे खनन हो गया, शराब निर्माण हो गया, नमक हो गया, ये सारे विभाग जो थे वो राज्य के नियंत्रण में थे। ठीक है। लोहे को छोड़ करके सभी खानों के प्रभारी को अकरा अध्यक्ष कहा गया है। लोहा अध्यक्ष किसे कहा गया है तो लौह अयस्क के खनन के प्रभारी अधिकारी को लोहा अध्यक्ष कहा गया है। पन्याध्यक्ष किसे कहा गया है तो आवश्यक वस्तुओं के गुणवत्ता नियंत्रण करने वाले अधिकारी को पन्याध्यक्ष कहा गया है। पौतवाध्यक्ष किसे कहा गया है तो माप तोल के प्रभारी अधिकारी को जो है उसे पौतवाध्यक्ष या फिर तुलामानाध्यक्ष कहा गया है। आगे बात करें श्रेणी प्रणाली के बारे में तो श्रेणी कारीगरों और व्यापारियों का एक संघ हुआ करता है। और श्रेष्ठी अगर देखें तो श्रेष्ठी जो है व्यापारिक श्रेणियों का नेतृत्वकर्ता को श्रेष्ठी कहा गया है। एक होता है श्रेणी धर्म। श्रेणी धर्म के बारे में बात करें तो प्रत्येक श्रेणियों को नियमों और मानदंडों द्वारा निर्देशित किया जाने वाला जो अधिकारी हुआ करते थे उसे श्रेणी धर्म कहा करते थे। पाटलिपुत्र की श्रेणियों को अगर छोड़ करके देखा जाए तो अन्य श्रेणियों ने निजी मुद्राएं भी जारी किए थे। ठीक है। अपना पर्सनल मुद्रा जारी किया करते थे। ये श्रेणियों के द्वारा राज्य के नियंत्रण से उन्मुक्ति का दावा किया गया था। जो धन उधार देने के व्यवसाय में संलग्न थे वह निजी सेनाएं रखते थे जिन्हें श्रेणी बल कहा जाता था। तो कई सारे श्रेणी ऐसे थे जो अपना खुद का सेना रखा करते थे और वे जो है ऋण वगैरह भी दिया करते थे। कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों के विषय में अगर बात करें और उनसे जुड़े व्यवसाय के बारे में तो सबसे पहला आता है सार्थ बाहु। ये गतिशील व्यापारियों की श्रेणी हुआ करती थी। दूसरा निगम। निगम जो था शहर के व्यापारी संघ हुआ करते थे। तीसरा है पुग, ये साहूकारों का संघ था। अगला है आपका अंध्यांतरिक। अंध्यांतरिक जो है दक्कन में सबसे लोकप्रिय गिल्ड यानी कि श्रेणी हुआ करता था। उन्होंने लिफ्ट सिंचाई में उपयोग किए जाने वाले घड़ी यानी कि घटी यंत्र नामक हाइड्रोलिक इंजन का निर्माण किया था। अब यदि हम बात करें मुद्रा प्रणाली के बारे में तो एक शब्द आता है रूपदर्शक। रूपदर्शक सोने की मुद्रा में मानक बनाए रखने वाला अधिकारी हुआ करता था। ठीक है। अशोक के समय पंच चिन्हित सिक्के अगर देखोगे दोस्तों तो इस प्रकार के। अब यदि हम इनके सामाजिक परिस्थितियों के विषय में बात करें कि मौर्य काल में सामाजिक स्थितियां किस प्रकार की थी तो मेगास्थनीज ने भारतीय लोगों को 7 स्तरों में विभाजित किया है। ये 7 स्तर कौन कौन से थे तो पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा चरवाहा और शिकारी, चौथा कारीगर और व्यापारी, पांचवा सैनिक, छठा पर्यवेक्षक और राजाओं के सलाहकार और सातवां था आपका जिसको बोलते हैं परिषद। ठीक है। जिसे सभासद कहा गया। ठीक है ना। आगे यदि हम बात करें तो अर्थशास्त्र में मजदूरी, बंधुआ मजदूरी और दास प्रथा के बारे में भी उल्लेख हमें मिलती है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा रची गई रचना है। ठीक है ना। कर्मकार शब्द उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो मजदूरी के बदले काम करता है। महिलाओं की स्थिति इस समय जो थी वो निम्न स्तर की थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं अशोक के धम्म नीति के बारे में। तो धम्म का उद्देश्य यदि देखा जाए तो कई सारे पुस्तकों में राजनीतिक बताया गया है और कई सारे में धार्मिक, पर सबसे सर्वमान्य आपका जो है वो धार्मिक है। ठीक है। राहुलो वास्तुत से बहुत ज़्यादा अशोक प्रभावित थे और श्रवण, निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर के उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। महावंश और दीपवंश जो कि सिंहल द्वीप पर आधारित बौद्ध ग्रंथ है, यहाँ से हमें पता चलता है कि अशोक के कार्यकाल में तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। ठीक है। और इसी समय जो है अभिधम पिटक की रचना भी की जाती है। उन्हें बुद्ध के अवशेषों को पुनर्वर्तित करने और हर महत्वपूर्ण शहर में स्तूप स्थापित करने का भी श्रेय दिया जाता है। और इसी ने यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म के संदेशों और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कई सारे प्रदेशों में भी किया। अहिंसा का विषय अशोक के धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है
और अच्छा आचरण, सामाजिक उत्तरदायित्व ये धर्म के भाग माने जाते हैं। अशोक के धर्म का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू विभिन्न संप्रदायों और धार्मिक समुदायों के लोगों के बीच आपसी सम्मान और सहमति का निर्माण करना भी था, और इसकी जानकारी हमें जो है 12वां शिलालेख से प्राप्त होता है। अशोक ने अपने अभिषेक के 13 वर्ष बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया, लेकिन देखा जाए दोस्तों तो अशोक स्वयं ही धम्म संदेशों के मुख्य प्रसारक थे। अशोक ने विहार यात्रा के स्थान पे धम्म यात्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया था, और रोमिंदई अभिलेख के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी का यात्रा किया था। ठीक है, इनके प्रमुख शिलालेखों के विषय में बात करें, सबसे प्रथम शिलालेख है उसमें पशु बलि और उत्साह समारोह पर निषेध किया गया है। दूसरा शिलालेख में कल्याणकारी उपाय के बारे में बताया गया है कि एक राजा का कर्तव्य हमेशा होना चाहिए सड़क निर्माण करने का, तालाब खोदना, पौधे लगाना आदि। साथ ही साथ इसी शिलालेख में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का भी उल्लेख है, जैसे चोल, पांड्य, केरल पुत्र जिसे चेरा कहा गया है, ताम्रपनी यानी कि श्रीलंका जैसे राज्यों का। ठीक है, तीसरा शिलालेख जो है उसमें ब्राह्मणों और श्रमणों यानी कि विधर्मी धर्मों के भिक्षुओं का सम्मान करना, बड़े जनों का सम्मान करना जैसी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। अशोक के चौथे शिलालेख में जो है अहिंसा का उपदेश दिया गया है, और किस प्रकार से कलिंग युद्ध के पश्चात उन्होंने भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष की नीतियां अपनाया था, ये चौथे शिलालेख में दिया गया है। पांचवां शिलालेख में बताया गया है दासों के प्रति मानवीय और दयालु व्यवहार के विषय में, और धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति जो अशोक किया करते थे उसकी जानकारी जो है वो 5वें शिलालेख में किया गया है। और सम्राट के द्वारा अपने राज्याभिषेक के वर्षगांठ पर अच्छे व्यवहार के लिए जो कैदी हुआ करते थे उसे क्षमादान भी दी जानी चाहिए, ऐसा उल्लेख जो है 5वें शिलालेख में मिलता है। छठे शिलालेख में बताया गया कि सभी लोग मेरे बच्चे हैं, यानी कि सार्वजनिक कल्याण की उल्लेख हमें जो है 6वें शिलालेख में मिलती है। अशोक का 7वां शिलालेख के बारे में बात करें तो इसमें बताया गया कि एक दूसरे के धर्म के प्रति आप सहिष्णु रहे। ठीक है, 8वां शिलालेख बताया गया कि विहार यात्रा के स्थान पे अब धम्म यात्रा पर बल दे। 9वां शिलालेख में चर्चा किया गया है कि लोग कर्मकांडों बलिदानों को बंद करें और धम्म का पालन करें। 10वां शिलालेख के विषय में बात करें तो अशोक ने धम्म को बुराइयों से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया है। 11वां शिलालेख धम्म के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करता है, और 12वां शिलालेख के विषय में बात करें तो यहाँ पे बेसिकली शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के नीतियों को विकसित करने का जानकारी दिया गया है। 13वां शिलालेख जो कि सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है और ये सबसे बड़ा और लंबा लिखने वाला शिलालेख है। ठीक है, प्रमुख शिलालेखों में सबसे महत्वपूर्ण व लंबा लेख जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में भी चर्चा किया गया है। 7 से दक्षिण राज्यों का भी उल्लेख है, और 5 समकालीन विदेशी शासकों का भी इसमें उल्लेख है। जैसे कि पहला आपका हो गया एंटीयोकस, सीरिया का राजा था ये। दूसरा तुर्मै, मिस्र का राजा था। तुर्मै को टोलमी भी कहा गया। ठीक है, तीसरा आपका हो गया अंत्यकिनी या फिर एंटीगोनस को कहा गया है, मैसेडोनिया का शासक। ठीक है, चौथा आपका हो गया यहाँ पे मग, क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी बता दे रहा आपको। चौथा आपका हो गया मग यानी कि मगास, ये आपका लीबिया का राजा था। और आपका 5वां हो गया आपका अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर, जिसे अलेक्सुदर भी कहा गया है, ये आपका एपीरस यानी कि ग्रीस का शासक हुआ करता था। तो ये जो है 5 समकालीन शासकों का भी उल्लेख यहाँ पे मिलती है हमें। जो 14वां शिलालेख है वो आदेश देता है कि उपरोक्त सारे शिलालेखों को चट्टानों पर उकेरा जाए। अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों के विषय में जो पिछले यूपीएससी की प्रारंभिक एग्जाम में पूछी गई थी। अब प्रश्न तो अलग अलग एग्जामों में कई सारे बनते हैं दोस्तों, पर उसमें से हमने केवल 2-3 क्वेश्चन रखे हुए यहाँ पे, जिससे आप लोग को आइडिया लग सके कि प्रश्न किस प्रकार से पूछी जाती है। जैसे कि सम्राट अशोक के राज आदेशों का सबसे पहले विकुटन यानी कि डिसाइफर किसने किया था, यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन 4 थे आपके जॉर्ज बुहर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पहली बार इसे डिसाइफर किया गया था यानी कि विकुटन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी कि राजा अशोक का उल्लेख मिलता है, तो कंगनहली में। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमारे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदायों को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदायों की प्रशंसा करता है, या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, या अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, तो ऐसा स्टेटमेंट तो अशोक ने दिया था अपने धम्म नीति में। ठीक है, तो इजी आप आंसर कर पाओगे दोस्तों यदि वीडियो को आपने अच्छी तरीके से वॉच किया हो तो। ठीक है,
मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों एक अच्छे कंटेंट के साथ। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।